जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे गोचर कुंडली की। गोचर का मतलब होता है, गो का अर्थ हुआ नक्षत्र या ग्रह, चर का मतलब हुआ चलना। ग्रहों का जो भ्रमण होता है उसे गोचर कहते हैं। देखिए, जैसे जातक के जन्म के समय जो ग्रहों की गोचर स्थिति होती है उसके आधार पे जन्म कुंडली बनती है और वो जन्म कुंडली जीवन भर उसके काम आती है। जो ग्रहों की स्थिति जानने के लिए या जातक का भविष्य जानने के लिए वो जन्म कुंडली काम आती रहती है। इसी तरह से जन्मदिन के अवसर पर जातक की एक कुंडली और बनती है, उसे कहते हैं वर्ष कुंडली। वो वर्ष कुंडली इस आधार पर बनती है कि वर्ष प्रवेश के समय जो ग्रहों की गोचर स्थिति होती है उसका अंकन वर्ष कुंडली में कर दिया जाता है और वो वर्ष कुंडली पूरे साल भर उसका उपयोग होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। अब गोचर कुंडली की बात आती है तो मान लीजिए कि आज हमने किसी जातक के गोचर स्थिति देखनी है कि उसके ग्रह कैसे हैं उसके लिए। तो आज की जो तिथि है, जो महीना है, जो तिथि है, उस तिथि में विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होगी उसका अंकन हम कुंडली में करेंगे और उसको आज की तारीख की गोचर कुंडली कहेंगे, जो कि आज ही के दिन के लिए या ग्रहों में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने तक वो काम आएगी। तो इसको गोचर कुंडली कहते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में चलते रहते हैं, राशि परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे सूर्य हर महीने संक्रांति के दिन अपनी राशि परिवर्तित करता है, यानी सूर्य दूसरी राशि में एक महीने बाद चला जाता है और सूर्य के साथ दो ग्रह जो शुक्र और बुध हैं वो सूर्य के आसपास मंडराते रहते हैं, वो भी एक महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। और जो चंद्रमा है वो तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर देता है। मंगल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर देता है, अगली राशि में चला जाता है। बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और जो राहु और केतु हैं वो 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। वो अगली राशि में न जा करके पिछली राशि में जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्री गति से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय ये राहु जो है मेष राशि में है, तो अगली राशि में जो ये परिवर्तन करेगा वो वृषभ राशि में न जा करके मीन राशि में जाएगा और इसी तरह से केतु भी पिछली राशि में जाएगा, क्योंकि ये वक्री होते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि गोचर कुंडली की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए हमने जातक की ग्रह स्थिति आज की देखनी हो तो एक तो उससे भी लाभ हो जाता है और जो सूक्ष्म गणनाएं करनी होती हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। जैसे जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो विंशोत्तरी दशा और उसकी अंतर्दशा, खास तौर से प्रत्यंतर दशाओं से सूक्ष्म गणना की जाती है। इसी तरह से वर्ष कुंडली में भी, और जो उसको और अधिक बारीकी से देखना हो तो उसे गोचर कुंडली से
ज़्यादा अच्छी तरह से देखा जा सकता है, और यदि कोई परेशानी होती है तो उसके उपाय भी किए जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रह किन किन स्थानों में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और किन किन स्थानों में कौन से ग्रह अशुभ होते हैं गोचर कुंडली में। थोड़ा शुभता और अशुभता का जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है गोचर कुंडली में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा अंतर नहीं। और वो शुभता अशुभता इस प्रकार से होती है, जैसे जो शुभ स्थिति है ग्रहों की, वो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और विशेष रूप से हम ये देखते हैं कि गोचर कुंडली में द्वादश भाव में सभी ग्रह खराब प्रभाव देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं 12वें भाव में। और जो एकादश भाव है, 11वां भाव, उसमें सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, चाहे वो पाप ग्रह हों या चाहे वो सौम्य ग्रह हों। और ये 12वां और अष्टम भाव सामान्यतः इसमें कोई ग्रह न रहे तो शुभ माना जाता है, लेकिन गोचर कुंडली में जो 8वां भाव है उसमें बुध और शुक्र को शुभ माना जाता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ से बुध और शुक्र की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे पड़ती है, कि जो धन कुटुंब से संबंधित भाव है, वाणी से संबंधित भाव है। तो यहाँ से ये अच्छी दृष्टि डाल करके उसको, उसके प्रभाव को बढ़ा सकता है। और अन्य कुंडलियों में सामान्यतः जो 8वां भाव है उसको रंध्र भाव माना जाता है, एक तरह से जिसको हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं। और सामान्यतः इस भाव में जो भी ग्रह जाता है वो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों के प्रभाव को सामान्यतः समाप्त कर देता है। लेकिन गोचर कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे माने जाते हैं। अब इसमें ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में जो श्लोक हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है गोचर स्थिति, शुभ स्थिति जो होती है, त्रि खष्ट 10वें भौमो, रवि राहु केतु शनि शुभा, यानी तीसरे छठे 10वें भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु और शनि शुभ प्रभाव देते हैं। और इसमें इस श्लोक में एकादश भाव का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल स्वतः ही देते हैं। अब दूसरा श्लोक है बुध के बारे में। ये श्लोक जो है बुध किन किन भाव में शुभ फल देता है इसका जिक्र इस श्लोक में होगा। खष्टाष्टमी द्वितीय व चतुर्थे 10वें बुधा, यानी कि छठे, 8वें, दूसरे, चौथे और 10वें भाव में बुध शुभ फल देता है। 6, 8, 2, 4, 10, 11 भाव में बुध शुभ फल देगा। अब जीव अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति किन भाव में शुभ फल देगा उसके बारे में इस श्लोक में है। द्वितीय पंचमें जीवा, सप्तमें नवमें शुभा। इसका मतलब दूसरे, 5वें और 9वें भाव, 7वें और 9वें भाव में बृहस्पति शुभ फल देता है। 11वें भाव में तो सभी ग्रह शुभ फल देते ही हैं। अब एकादशे ग्रहा सर्वे सर्वकारेषु शोभना, जो एकादश भाव है उसमें सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। अब अशुभ ग्रह कौन से ग्रह हैं जो अशुभ प्रभाव देते हैं, जो अशुभ होते हैं, वो ये हैं। द्वि जन्मनि पंचम सप्तम गा
चतुरष्टक द्वादश धर्मयुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा रवि राहु शनेश्वर भूमि सुता। रवि यानी सूर्य, राहु शनि और भूमि सुत यानी मंगल, ये किन भावों में अशुभ प्रभाव देते हैं, खराब फल देते हैं, वो भाव हैं द्वितीय भाव, प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और नौवां भाव। इन भावों में सूर्य, राहु, शनि और मंगल अशुभ प्रभाव देते हैं। द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा चतुरष्टक द्वादश धर्मयुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा रवि राहु शनेश्वर भूमि सुता। ये गोचर कुंडली में ये ग्रह इन स्थानों पे दूसरे, पहले, पाँचवें, सातवें, चौथे, आठवें और 12वें और 9वें भाव में ये 4 ग्रह शनि, राहु, शनि, राहु, सूर्य और मंगल ये अशुभ प्रभाव देंगे। और केतु वैसा ही प्रभाव देता है जैसा कि राहु का प्रभाव होता है, यानी कि राहु भी केतु भी इन स्थानों में अशुभ फल देगा। अब एक उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली ली है मेष लग्न की। इसमें थोड़ा सा ये भी चर्चा कर ले कि जो गोचर कुंडली है उसका लग्न क्या होना चाहिए। इसमें 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार जो लग्न भाव है, हमारी जन्म कुंडली का जो लग्न है उसी को गोचर कुंडली में लग्न मान लिया जाता है। और दूसरी विचारधारा ये है कि जो चंद्र कुंडली है, हमारी जन्म की जो चंद्र कुंडली है उसकी राशि को गोचर कुंडली का लग्न माना जाए। मान लीजिए किसी की कर्क राशि है तो गोचर कुंडली में उसका कर्क लग्न माना जाएगा। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा सही सिद्धांत है। तो दोनों ही प्रचलित हैं और सही सिद्धांत ये है कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली स्ट्रांग है तो उसका उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए किसी की चंद्र कुंडली स्ट्रांग है तो उसका उपयोग होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक लग्न कुंडली बना दें और एक चंद्र कुंडली बना दें और दोनों में ग्रहों को स्थापित कर दें और दोनों को प्रभाव को देख करके एक समन्वित कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए सामान्यतः जो जिज्ञासु हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपनी डायरी में इस तरह से एक कुंडली बना करके और उसे अपनी राशियों को चाहे लग्न से कर लें या चंद्र कुंडली से कर लें या दोनों एक कुंडली लग्न कुंडली के आधार पे बना दें और एक चंद्र कुंडली के आधार पे बना दें और उसमें इस तरह से आगे राशियां बढ़ाते जाएं और जो ग्रहों की वर्तमान स्थिति है उसको पेंसिल से लिख लें। मान लीजिए सूर्य इस समय जो है सिंह राशि में है और भाद्रपद यानी कि सिंगार महीने में है और अगले में ये जो है कन्यार्क हो जाएगा, यानी कन्या राशि में चला जाएगा अगली संक्रांति में सूर्य। तो उस समय हम ये कर सकते हैं कि यहाँ रबड़ से हम जो है सूर्य लिखा हुआ है उसे मिटा करके सूर्य को इस राशि में लिख देंगे अगली राशि में। यानी जिस समय जो ग्रह चेंज होता है तो राशि परिवर्तित करने वाले ग्रह को हम रबड़ से मिटा करके और जिस राशि में उसने परिवर्तन किया है उसमें रख सकते हैं। और इस तरह से हम कभी भी अपनी गोचर कुंडली की विवेचना कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारी गोचर कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, वो शुभ स्थिति में है
अथवा अशुभ स्थिति में है। अगर अशुभ स्थिति में होगा तो उसका जप, हवन, व्रत, दान ये किया जा सकता है, और शुभ स्थिति में है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और शुभ स्थिति और अशुभ स्थितियों के लिए यह हमने जो श्लोक लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा दान के विषय में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दान हमें योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि जिसको हम दान करते हैं उसके पाप या पुण्य के भी हम भागी बन जाते हैं। दान प्राप्त करने वाला ऐसा काम न करे कि जो पाप कर्मों में शामिल हो, अन्यथा उसके पापों का भागी भी हमको बनना पड़ता है। तो दान प्राप्तकर्ता भी सुयोग्य होना चाहिए। और इस विषय में मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया होगा, और यदि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं न हुई हो तो कृपया टिप्पणी में लिखें। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।